implants. Now, what are implants? Implants are generally a used prosthesis in dentistry for the replacement of missing teeth. जनरली इम्प्लांट्स आप लोग देखो तो इम्प्लांट्स कहीं पे भी यूज हो सकते हैं फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग स्ट्रक्चर्स. डेंटल इम्प्लांट्स स्पेसिफिकली इम्प्लाई टू द रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग tooth. So, coming to the definition, it is basically a prosthetic device of alloplastic material implanted into the oral tissue beneath the mucosa or within the bone to provide retention and support to a fixed or removable prosthesis. इसका मतलब ये कि ऐसी प्रोस्थेटिक डिवाइस है, ऐसी आर्टिफिशियल डिवाइस है जो रिप्लेस करती है किसी मिसिंग टूथ को, दैट कैन बी यूज्ड फॉर the retention and support of a crown or a removable prosthesis. इसका मतलब ये है कि इम्प्लांट ना सिर्फ एक मिसिंग टूथ को रिप्लेस कर सकता है बल्कि एक ऐसे स्ट्रक्चर के तौर पे भी लगाया जा सकता है जिसके ऊपर बाद में हम आर्टिफिशियल डेंचर दे सकें. फॉर इंस्टेंस आपके पास एक पेशेंट आता है, उसके ही इज कम्प्लीटली ई डेंचुलस, उसके मुंह में कोई दांत नहीं है. वी वांट टू गिव अ कंप्लीट डेंचर टू दैट पेशेंट, लेकिन उसकी रिटेंशन ज़्यादा अच्छी हो इसलिए उसके म्यूकोजा में हम 2-3 इम्प्लांट्स लगा देंगे. 2-3 इम्प्लांट्स लगाने से ये होगा कि उनकी सपोर्ट से आपका जो रिमूवेबल प्रोस्थेसिस है वो ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, ज़्यादा रिटेंटिव रहेगा. सो implant does not only dental implant does not only replaces a missing tooth, it can also be used as a structure for the retention and support of a fixed or removable prosthesis. मतलब इसके ऊपर कोई removable या fixed prosthesis भी लग सकती हैं. It can be used for this purpose as well. Coming to the indications of dental implants, most of the clinical restorations requiring tooth replacement. Firstly, dental implants are mainly indicated where there is need to replace a missing tooth. Secondly, ऐसे पेशेंट्स में जिनमें एडवांस्ड बोन लॉस हो और कन्वेंशनल थेरेपीज फेल हो चुकी हूँ. कन्वेंशनल थेरेपीज में बाकी सारे प्रोसीजर्स आ जाते हैं प्रोसेसेस के जो आप ना लगा सको उस पेशेंट में बिकॉज ऑफ एडवांस्ड बोन लॉस और रिज रिजॉर्प्शन. तो ऐसे पेशेंट्स में हम डायरेक्टली कंप्लीट डेंचर नहीं देते. ऐसे पेशेंट्स में पहले हम 1-2 दांत लगा देते हैं, इम्प्लांट्स जो कि बोन के अंदर ड्रिल करके लगाते हैं. तो उसकी सपोर्ट से उसके ऊपर हम अगर लगाएंगे कंप्लीट डेंचर तो वो ज़्यादा रिटेंटिव, ज़्यादा सपोर्टिव होगा. पेशेंट्स हु हैव encountered an RTA road traffic accident or some accident due to which they have oral and maxillofacial defects, उस केस में भी हम डेंटल इम्प्लांट्स लगाते हैं. Among the advantages, implants bond biologically to the bone tissue. अब बोन टिश्यू के साथ बायोलॉजिकली इम्प्लांट बॉन्ड कैसे कर जाता है? इम्प्लांट के रूट में, उसके फिक्सचर में ऐसे होल्स होते हैं जिसके अंदर बोन विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो कर जाती है, होल्डिंग दैट फिक्सचर इनटू द बॉन्ड स्ट्रांगली. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन. दैट इज अ होल सेपरेट टॉपिक. सो आप लोग इतना याद रख लो कि इम्प्लांट्स बायोलॉजिकली बॉन्ड कर जाते हैं बोन टिश्यू के साथ. डिफरेंट टाइप्स के आप लोग ने मटेरियल्स पढ़े थे, उनकी डिफरेंट टाइप्स की रिटेंशन थी. फॉर एग्जांपल ग्लास आइनोमर सीमेंट का पढ़ा था कि वो केमिकली बॉन्ड करता है टूथ सरफेस के साथ. कंपोजिट का पढ़ा था वो माइक्रो मैकेनिकली बॉन्ड करता है, माइक्रो मैकेनिकल टैग्स बना के. और अमेलगम का पढ़ा था कि वो मैकेनिकली बॉन्ड करता है. इन द सेम वे इम्प्लांट्स बोन टिश्यू के साथ बायोलॉजिकली बॉन्ड कर जाते हैं by the process of osseointegration. So as compared to conventional processes, that is complete denture or crown, retention of implant is better
because it bonds biologically to the bone tissue and is more supportive, more retentive as compared to other prostheses. For example, आपके पास कोई पेशेंट आता है कि उसका एक दांत मिसिंग है, उसने दांत लगवाना है, यू हैव गॉट ऑप्शंस, आप उसे कहते हो कि आपने फिक्स लगवाना है या रिमूवेबल लगवाना है. अगर रिमूवेबल लगवाना है तो रिमूवेबल में आपके पास वही कंप्लीट डेंचर, पार्शियल डेंचर, वट एवर द केस है, वो डेंचर की ऑप्शन हैं. और अगर पेशेंट कहता है कि उसने फिक्स दांत लगवाना है तो फिक्स्ड में आपके पास ऑप्शन हैं, या आप उसको एक ब्रिज दे देते हो, साइड वाले दो दांतों की कटिंग करके उसके ऊपर क्राउन्स लग जाते हैं और दरमियान में उन क्राउन्स की सपोर्ट से एक आर्टिफिशियल दांत होता है जो मिसिंग टूथ को रिप्लेस कर देता है. दैट इज अ ब्रिज, अ 3 यूनिट कंपोनेंट. यहाँ आप उसको ब्रिज लगा देते हो, यहाँ आप उसको इम्प्लांट की ऑप्शन देते हो. इम्प्लांट इज बेटर देन ब्रिज बिकॉज इम्प्लांट में सिर्फ जहाँ पे आपका मिसिंग टूथ है, सरफेस है मिसिंग टूथ की, सिर्फ उस जगह पे ड्रिल करके लगाया जाता है. वेयर एज इन द केस ऑफ ब्रिज, ब्रिज में आपको साइड वाले दो दांतों को भी यूज करना पड़ता है, उनकी थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ती है सो द क्राउन कैन स्टे ऑन द surfaces of those teeth, and by staying on the surfaces of those adjunctive teeth, the central replaced tooth is held in place. So implant is the best option for as fixed prosthesis. प्लस ब्रिज में एक और डिसएडवांटेज ये है कि ब्रिज में विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ऑब्वियसली प्लाक रिटेंशन होगी, फूड एकमुलेशन होगी और उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कंजंक्टिवाइटिस के चांसेस हैं. अगर प्रॉपर क्लीनिंग ना होती रहे तो वहाँ इन्फेक्शन हो सकती हैं, ब्रिजेस फेल हो जाते हैं बहुत सारे. सो ब्रिज के मुकाबले में अगर option fixed prosthesis की है, that is dental implant, because it consumes the missing space only and it does not have any damage for the adjacent teeth. Next advantage is restoration of function and aesthetics. It restores the function of the tooth it is being replaced for. In case it is an anterior implant, so it restores the aesthetics of that person. It prevents progressive bone atrophy and shrinkage. अगर आप लोग डेंचर लगाते हो एक पेशेंट को, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली द एक्रेलिक इज रेस्टिंग ऑन द म्यूकोजा ऑन द बोन डायरेक्टली, राइट. तो वो पूरी बोन के ऊपर एक प्लेट की फॉर्म में स्टे करता है, इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम बोन एट्रोफी के चांसेस हैं, बोन श्रिंकेज के चांसेस हैं. वेयर एज इन डेंटल इम्प्लांट्स, जो कि सिर्फ जहाँ पे मिसिंग टूथ है सिर्फ वहाँ पे ड्रिल किया जाता है, इट डज नॉट हैव bone atrophy effects for general maxilla and mandible. सो दिस इज एन इम्प्लांट. इम्प्लांट के 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे नीचे जो आपको नजर आ रहा है जो स्क्रू की तरह का है, दिस इज इम्प्लांट पोस्ट. फर्स्ट स्टेप में आप ये इम्प्लांट पोस्ट बोन के अंदर ड्रिल कर देते हो, फिर उसके बाद उसको पैक करके पेशेंट को भेज देते हो और कुछ अरसे के बाद उसको बुलाते हो. एंड द सेकेंड पार्ट अबटमेंट जो नजर आ रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रिपेयर टूथ. आप टूथ की कटिंग कर लेते हो तो एक जो छोटा सा स्ट्रक्चर आपके पास आ जाता है फॉर द क्राउन, उसको अबटमेंट कहते हो. इट इज बेसिकली द पार्ट दैट रिप्लेसेस मिसिंग टूथ. इसके ऊपर आप क्राउन पोर्सलिन का लगा देते हो दैट मैचेस टू द टीथ. So these are 3 parts of a dental implant. Implant post, that is drilled into the bone. इसके अंदर हॉलो स्पेस है जिसके अंदर अबटमेंट को स्क्रू कर देते हैं और इसके ऊपर हम सीमेंट करते हैं क्राउन को. So dental implants can be classified based on the materials from which they are made.
Dental implants can be made from metals, they can be made from non-metals or ceramics, they can be made from polymers and composites, and they can be made from gold, tantalum and carbon. सो मेटल्स में अगर देखें तो इम्प्लांट मटेरियल्स बनते हैं स्टेनलेस स्टील से, कोबाल्ट क्रोमियम से, टाइटेनियम से एंड सरफेस कोटेड टाइटेनियम. दीज आर द एडवांसमेंट्स. पहले स्टेनलेस स्टील के बनते थे, बट ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील नाम से पता चल गया विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें क्रोयन के चांसेस होंगे बिकॉज ओरल कैविटी इज कॉन्टिन्यूसली फ्लडेड विद फ्लूइड्स, the saliva, blood, and other fluids. Next is cobalt chromium. Next is titanium. Strength wise, titanium is one of the most strongest metal in the periodic table. एंड सरफेस कोटेड टाइटेनियम. फिर टाइटेनियम बहुत अच्छा इम्प्लांट मटेरियल था लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें वी नीडेड टू ऐड, तो उसकी सरफेस पे कोटिंग्स करना शुरू कर दी. These coatings were helpful for the retention of implants in the oral cavity because they provided additional adhesion, additional bonding to the bone tissue. Next is implants can be made from non-metals or ceramics. Uh, Among the types of implants, one is bioactive ceramics, one is bioinert, and one is ceramic polymers. अब बायोएक्टिव सिरेमिक्स में हाइड्रोक्सी पेटाइट से भी हो सकते हैं, बायोग्लास से भी हो सकते हैं. सिरेमिक पॉलीमर्स में PTFE is polytetrafluoroethylene. This is a coating. Vitreous carbon fiber composites are also used as implants and they come under the heading of ceramic polymer implants. आप लोग के नेक्स्ट लेक्चर में बायोएक्टिव और बायोनेट है, आप लोग डिटेल्स वहां पे पढ़ोगे. दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द डेंटल इम्प्लांट्स. No, Manur, I said for implants, titanium is the strongest one. Okay, types of implants are on different bases. Type of implant can be on the basis of material used, जिसमें metal, non-metal, ceramics, polymers आते हैं, और types of implant can be on the basis of coatings, जिसमें bioactive, bioinert आ जाते हैं, and type of implant can be on the basis of the extent to which they can penetrate in the bone. The extent to which an implant can penetrate into the bone is also a criteria for classifying the implants. One type is epiosteal, then is transosteal, then is endosseous. Epiosteal, if you can correlate it with the epiosteal का मतलब ये होगा इम्प्लांट बोन के ऊपर रहेगा. आपको इम्प्लांट के 3 पार्ट्स जो बताए थे, नीचे वाला जो पार्ट था जो स्क्रू की तरह का था जो बोन के अंदर ड्रिल करते हैं, वो बोन के ऊपर ऊपर स्टे करेगा, बहुत अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा. ट्रांसऑस्टियल, ट्रांस का मतलब है थ्रू एंड थ्रू पास कर देगा. इसका मतलब है कि इम्प्लांट जो there are two cortical bones, inner cortical bone and outer cortical bone. आप लोगों ने टूथ मॉर्फो में पढ़ा होगा, जो टूथ मॉर्फोलॉजी में आपकी रूट होती है, रूट कहाँ पे एम्बेड होती है? एल्वियोलर प्रोसेस में, एल्वियोलर बोन में. उस एल्वियोलर बोन में एक इनर कॉर्टिकल बोन होती है, एक आउटर कॉर्टिकल बोन होती है. इनर कॉर्टिकल बोन that covers the inner surface of alveolar bone and outer cortical bone that covers the outer surface of alveolar bone. So transosteal वो इम्प्लांट होगा जो थ्रू एंड थ्रू पास कर जाएगा, जो कॉर्टिकल बोन इनर वाली भी आउटर वाली भी दोनों के अंदर से पास कर देगा.
एंड ऑसियस वो होगा जो सिर्फ इनर कॉर्टिकल बोन में से पास करेगा. So epiosteal receives primary bone support by resting upon the bone. ये बोन के ऊपर ऊपर स्टे करेगा epiosteal. Transosteal is the type of dental implant that penetrates both cortical plates and passes through the full thickness of bone. Right? And endosteal is a dental implant device placed into the alveolar bone and it transects only one cortical plate. सो थ्री टाइप्स हमने जो देखी हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इम्प्लांट. एपीऑस्टियल जो बोन के ऊपर ऊपर स्टे करेगा, ट्रांसऑस्टियल जो थ्रू एंड थ्रू बोन के अंदर से पास कर जाएगा थ्रू बोथ द कॉर्टिकल प्लेट्स इनर एंड आउटर, एंड एंडोस्टियल ट्रांसेक्ट्स ओनली थ्रू वन कॉर्टिकल प्लेट. कमिंग टू द डेंटल इम्प्लांट मटेरियल्स, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स, अब उसी की डिटेल्स हैं कि मेटल्स में कौन कौन से होंगे. सो मेटल्स में फर्स्ट वन वॉज इम्प्लांट्स दैट वर मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील. अब बेसिकली आप लोगों को जो थ्री पार्ट्स इम्प्लांट्स के बताए थे उसमें नीचे वाला जो ये राइट साइड पे पिक्चर में आपको सिल्वर नजर आ रहा है जो स्क्रू की तरह का, दैट इज द मेटल पार्ट. इसके ऊपर जो अबटमेंट लगती है दैट इज द मेटल पार्ट. जो क्राउन है ये उस मटेरियल की बात नहीं हो रही क्योंकि क्राउन इज मेड फ्रॉम पोर्सिलीन और सिरेमिक. क्राउन मटेरियल वो वाइट कलर का होगा, वो पोर्सिलीन का होगा क्योंकि उसको मैच करना है बाकी दांतों के साथ, वो बाद में प्लेस करेंगे. तो बेसिकली जब इम्प्लांट मटेरियल की बात हो रही है कि इम्प्लांट मटेरियल इस मेटल का इस नॉन मेटल का है, तो बेसिकली जो नीचे वाले दो पार्ट्स हैं, द फिक्सर पार्ट जो स्क्रू की तरह का है जिसको पोस्ट भी कहते हैं, उसकी और उसके अंदर जो फिक्स कर देते हैं अपार्टमेंट, उसकी बात हो रही है. Last slide, which one? This one? Oh, okay. ओके, टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स में डिफरेंट बेसिस पे इम्प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं. जिस तरह बहुत सारे एमेलगम आपने पढ़ा था ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल, ऑन द टाइप ऑफ कंपोनेंट्स एलिमेंट्स यूज्ड इन द अलॉय, डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. इस तरह इम्प्लांट्स को भी डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. मटेरियल की बेस पे करते हैं, किस मटेरियल से बना हुआ है, इसके ऊपर किस तरह की कोटिंग हुई हुई है, बायोनेट है, बायो एक्टिव है, उस बेस पे, और ये किस एक्सटेंट तक बोन के अंदर चला जाता है उस बेस पे क्लासिफाई करते हैं. उस बेस पे जो क्लासिफिकेशन थी उसमें तीन हमने पढ़ी हैं. एपीऑस्टियल जो एपी दांत के ऊपर ऊपर रहेगी, उसकी स्पोर्ट प्राइमरी स्पोर्ट दांत के ऊपर ऊपर से ही होगी, मतलब वो दांत के अंदर बहुत पेनिट्रेट नहीं करेगी. ट्रांसऑस्टियल, ट्रांस से आप लोग याद रखना जो थ्रू एंड थ्रू पास कर जाएगी बोन के अंदर से थ्रू बोथ द कॉर्टिकल प्लेट्स. और दिस वन इज एंडोस्टियल. Endosteal type of implants is that implant type which passes through one cortical plate only. आपकी एल्वियोलर बोन, जो एल्वियोलर प्रोसेस है, आपकी टूथ सॉकेट रूट जहाँ पड़ी हुई है उसके आसपास जो पूरी बोन का स्ट्रक्चर है उसको एल्वियोलर प्रोसेस कहते हैं. उसमें एल्वियोलर बोन होती है, वहाँ पे दो कॉर्टिकल प्लेट्स होती हैं. इनर कॉर्टिकल प्लेट दैट कवर्स द इनर साइड ऑफ एल्वियोलर बोन एंड द आउटर कॉर्टिकल प्लेट दैट कवर्स द आउटर साइड ऑफ एल्वियोलर बोन. तो एंडोस्टियल वो वाला इम्प्लांट होगा जो एक कॉर्टिकल प्लेट के अंदर से पास करेगा. अगर ये दोनों प्लेट्स के अंदर से पास कर जाएगा तो दैट विल बी transosteal. Endosteal is an implant device that is placed into the alveolar bone and it transects only one cortical plate. Get it? Is that clear, Usama? Okay.
So we were talking about the implant material. Stainless steel was used as an implant material. मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हम इस मटेरियल की बात करते हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द लोअर टू कंपोनेंट्स, लोअर टू पार्ट्स ऑफ द इम्प्लांट, दैट इज द ये जो सिल्वर कलर का सेंटर में आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रू की तरह का, इसको फिक्सचर भी कहते हैं। ये बोन के अंदर ड्रिल किया जाता है, बेसिकली इसको फिक्सचर भी कहते हैं और इसको पोस्ट भी कहते हैं। ये ऊपर वाली साइड से अंदर से हॉलो होती है, इसके अंदर अबटमेंट को फिक्स कर देते हैं। जैसे स्क्रू टाइट करते हैं किसी होल के अंदर, इस तरह फिक्सचर के अंदर, पोस्ट के अंदर इस अबटमेंट को फिक्स कर देते हैं और फिर उसके ऊपर से क्राउन लगाते हैं। तो बेसिकली हम क्राउन मटेरियल की नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं इस मटेरियल की जिस मटेरियल से ये अबटमेंट और ये पोस्ट बनते हैं। तो ये स्टेनलेस स्टील से बन सकते हैं। सो स्टेनलेस स्टील वाज आल्सो यूज्ड टू मेक रेमस फ्रेम्स एंड म्यूकोजल इंसर्ट सिस्टम्स। पूरी की पूरी रेमस बनाने के लिए भी स्टेनलेस स्टील यूज होती है इन पेशेंट्स who have undergone a road traffic accident. Um, Among the advantages, stainless steel obviously has higher strength. It is cheap, cost effective. It has high ductility. High ductility का ये मतलब है कि it can be stretched before breaking. ये break होने से पहले it can be stretched. It can come back to its normal position. So it has got high ductility. Among disadvantages, stainless steel का disadvantage आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, it's corrosion. Next type of implant material that can be employed is an alloy made up from cobalt, chromium, and molybdenum. And among the minor components, carbon, manganese, and nickel are also added. अब कोबाल्ट, क्रोमियम, मोलिब्डेनम में, स्टेनलेस स्टील में करोजन होती है। इसमें इस अलॉय में कोबाल्ट, क्रोमियम, मोलिब्डेनम है। क्रोमियम का मैंने आप लोगों को बताया था, क्रोमियम हैज द एबिलिटी टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन एफिशिएंटली एंड फॉर्म क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड बना देगा, तो क्रोमियम ऑक्साइड जो अलॉय क्रोमियम ऑक्साइड बना देगा जिसमें क्रोमियम होगी, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्रोमियम ऑक्साइड बना देगा। और क्रोमियम ऑक्साइड इज एन effective, protective, defensive, passive layer that prevents the underlying alloy from the effects of corrosion. So, corrosion basically add करते हैं उसकी corrosion मटेरियल की या अलॉय की corrosion रेजिस्टेंस इंप्रूव करने के लिए। सो इस मटेरियल में corrosion है तो it would have outstanding corrosion resistance. It will have high modulus of elasticity. High modulus of elasticity का क्या मतलब है? Modulus of elasticity is basically a slope of stress and strain. It is a strain produced as a result of stress. हम स्ट्रेस अप्लाई करते जाएंगे और स्ट्रेन प्रोड्यूस होता जाएगा। एंड किसी मटेरियल का अगर हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत हाई है, इसका मतलब है कि उस पर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर देंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता जाएगा, मटेरियल टूटेगा नहीं, तो उसका मतलब बहुत स्टिफ मटेरियल है। सो अ मटेरियल हैविंग हाई ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मीन्स इट हैज हायर स्टिफनेस बट इट विल हैव लेस डक्टिलिटी। लेस डक्टिलिटी का ये मतलब है कि वो स्ट्रेच करके वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा। उस पे स्ट्रेस अप्लाई करते जाएंगे और उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता जाएगा, उसकी लेंथ में, डायमेंशंस में चेंजेस आती जाएंगी। इट विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल पोजीशन। दैट मीन्स इट विल हैव लेस डक्टिलिटी। सो कोबाल्ट, क्रोमियम, मोलिब्डेनम अलॉय से जो इम्प्लांट मटेरियल बनता है, ऐसे इम्प्लांट्स का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई होता है, डक्टिलिटी बहुत कम होती है, प्लस इट इज बायो कंपैटिबल। जल्दी निकलो, तुम्हें गर्मी लगती। कोई था आलस लड़की का। हेलो
दफा हो। जरा कान के करो, तुम नहीं पढ़। वो तकलीफ हो रही है। वैसे तुम्हारी अटेंडेंस जो लग रही है वो Next बात is करो। titanium and its कितना alloys. लग रही Most है? of the 2 मिनट रुकिए, implants अब used 2 मिनट के लिए nowadays चलाए are फिर made उसके up बाद of जब or मैं titanium and its alloys. Basically, um, they have पानी मांगा था मैंने। titanium, सो जा। aluminium, and vanadium. पता है मुझे इतनी नींद आई है। And among the minor additives, it has nitrogen, carbon, and hydrogen. Among the properties, it has got low density than steel, which means कि it will be lighter in weight than stainless steel implant. It has got high corrosion resistance. It is biocompatible because titanium is a biocompatible element, and it is ductile as well. It has got ductility. सबसे पहली डक्टिलिटी का आप लोगों को पहले बताया था, जितना स्ट्रेस अप्लाई करते जाएंगे उसमें स्ट्रेच करता जाएगा और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज सरफेस कोटेड titanium. Among the surface coated titanium, recently plasma coated titanium or coated with thin calcium hydroxide layer to make it bioactive. इसका ये मतलब है कि implants को titanium implants were considered to be better in property, so they were coated with hydroxide, the calcium hydroxide or plasma. Among the properties, they have enhanced the bond strength of implant to bone. It forms chemical bond with the bone, and among the drawbacks, they were included the disruption of interfacial attachment on stress induction. इसका disadvantage ये है कि whenever a stress is applied, obviously if it is a molar and a stress is applied on it, what will happen कि जो interfacial attachment बनी होगी ये टूटना शुरू हो जाएगी बिकॉज दिस इज एन आर्टिफिशियल अटैचमेंट. वी बेसिकली मेक इट बाय कोटिंग विद प्लाज्मा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. आप लोगों को पहले ही बताया था कि टाइटेनियम विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्लांट मटेरियल्स के ऊपर हमने डिफरेंट टाइप्स की कोटिंग्स करना शुरू कर दी, डिफरेंट टाइप्स की कोटिंग्स करना शुरू कर दी ताकि वो बेटर बॉन्ड कर जाए बोन टिश्यू के साथ. कोटिंग्स हमने की, प्लाज्मा की कोटिंग्स कर दी क्योंकि प्लाज्मा आपके नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी प्लाज्मा होते हैं, उनके साथ बेटर एडहेजन कर जाए. और कोटिंग्स हमने कर दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की. सो titanium implants who have plasma coating or calcium hydroxide coating are called bioactive implants. Bioactive implants मतलब इन पे ऐसी बायोलॉजिकल कोटिंग्स हैं जो बोन टिश्यू के साथ इनको अटैच करने में मदद देती हैं. सो ये अटैच कर देंगे, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ये है कि ऑन अप्लाइंग हायर स्ट्रेस दीज इंटरफेशियल अटैचमेंट्स विल बी डिसरप्टेड. और एडवांटेजेस में है कि दे फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद द बोन एंड इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ. क्योंकि अगर उसकी केमिकल बॉन्डिंग इम्प्लांट की ज़्यादा अच्छी हो जाए बोन टिश्यू के साथ तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्ट्रांगली स्टे करेगा, ज़्यादा रिटेंटिव होगा, इन अ बेटर वे सपोर्ट कर सकेगा. नेक्स्ट इज ceramics. Any questions so far? Second year, any questions so far? Is everyone clear with the idea of implants? आप लोगों की फैमिली में या कभी किसी ने इम्प्लांट्स लगवाए? ओके राइट. हमने बेसिकली इट वाज जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द इम्प्लांट्स, जिसमें हमने पढ़ा कि इम्प्लांट्स के पार्ट्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं. नाउ कमिंग टू द ceramics. Among ceramic implants, ceramics are basically non-metallic, inorganic
non-polymeric materials and manufactured by compaction and sintering at elevated temperatures. So what is sintering? Sintering is basically a heat treatment. इसमें किसी भी मटेरियल को बेसिकली इट्स अ पाउडर, इसको सेंटर करने का मतलब ये है कि उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं या बहुत एलिवेटेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, उसमें स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, उसकी इंटीग्रिटी इंक्रीज होती है, बेसिकली हीटिंग और एलिवेटिंग इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ एंड इंटीग्रिटी ऑफ that material. This is called sintering. It causes the material to undergo compaction. So, do you all know about sintering? Okay, yes or no, whatever. Sintering का basically आप इतना याद रख लो, sintering is a heat treatment जिसमें किसी भी मटेरियल को हम इतने एलिवेटेड टेम्परेचर पे हीट करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए, वो कॉम्पैक्ट हो जाए, कॉम्पैक्ट शेप में आ जाए और हीट की वजह से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए. बेसिकली दिस इज सिंटरिंग. उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करना. सिंटरिंग के लिए टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि जिस मटेरियल को हम हीट कर रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस ना करें. मतलब उसको इतना हीट करना है कि मटेरियल मेल्ट ना कर जाए, मेल्ट करने से पहले की स्टेज तक रहे. गेट इट? सिंटरिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट which intends to increase the integrity and strength of the material before it melts to a liquid. Now, among the ceramics, the implants are bioactive or bioinert. Among the bioactive implants, the hydroxyapatite and bioglass is the material used. For bioinert implants, aluminium oxide is used. So hydroxyapatite and bioactive ceramics, it has the composition calcium phosphate hydroxide. Among the properties, it is used as a coating for titanium substrate. Bioactive promotes bone growth. Modulus of elasticity is similar to bone. So implant materials जिसका modulus of elasticity bone के साथ match करेगा, that will be considered best, because जितना स्ट्रेस ओरल कैविटी में ड्यूरिंग मेस्टिकेशन प्रोड्यूस होगा, जितनी आपकी बोन इफेक्ट होगी उतना इम्प्लांट इफेक्ट होगा. उन दोनों में अगर डिफरेंस हुआ तो कंपैटिबिलिटी एरर्स आएंगे, जिसकी वजह से इम्प्लांट फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. दिस इज सिंथेसाइज्ड इन डेंस और पोरस फॉर्म or a block or granule. Among the uses, hydroxyapatite or bioactive ceramics are used as dental implants and alveolar ridge augmentation. जिन पेशेंट्स में alveolar ridge बिल्कुल रिजॉर्व हुई हुई होती है, उन पेशेंट्स में इम्प्लांट लगाने के लिए पहले हम रिज ऑगमेंटेशन करते हैं, आर्टिफिशियल ब्रिज लगाते हैं, नॉट एग्जैक्टली आर्टिफिशियल बट द बोन टेकन फ्रॉम द पर्सन हिमसेल्फ, उसकी ऑगमेंटेशन करते हैं. एक स्पेस बनाते हैं, एक क्राइटेरिया बनाते हैं जिसके ऊपर हम इम्प्लांट लगा सकें. सो दिस इज एल्वियोलर रिज ऑगमेंटेशन. उसके लिए भी हाइड्रोक्सीएपेटाइट एंड बायोएक्टिव ceramics are used. Among the bioglass ceramics, these are dense ceramic material that contain calcium oxide, sodium oxide, and others. They form a surface gel that reacts favorably with the connective tissue. बायोग्लास क्या करते हैं, इसकी कॉम्पोजिशन तो याद करने वाली आप लोग याद कर लीजिएगा. बेसिकली एक जेल बना देता है सरफेस पे जो रिएक्ट कर जाती है कनेक्टिव टिश्यू के साथ. सो it increases the adhesion, increases the retention, it increases the bond with the bone tissue. But this bioglass is brittle in nature, and this bioglass obviously
When used as surface coating on implants, this surface gel increases the connection with the bone. Next is aluminum oxide bioinert ceramics. Aluminum oxide is also used for the bioinert ceramics. It is found either in polycrystalline, single crystal sapphire form. Among the properties, it has got high strength, stiffness ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसका modulus of elasticity भी ज़्यादा होगा. It is bioinert, that is well tolerated by the bone. It does not promote bone formation. It has high corrosion resistance. Among the uses, abutments in partially edentulous patients. Abutment वो जो second दरमियान वाला part था वो था, and it is used in edentulous patients. ये bionet ceramics की abutments भी use होती हैं, plus aluminium coated implants भी use होते हैं. They promote bone formation. No, they do not promote bone formation. Any question? Now the ceramic polymer composites में materials use होते हैं. They are polytetrafluoroethylene and vitreous carbon fiber composites. Okay, second year, don't be scared of these last few slides क्योंकि आप लोगों के next lecture में आप लोगों ने bionet bioactive implants detail में पढ़ना है. This was basically general introduction about the implant materials. इसके बाद आप लोगों ने इसकी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है जो कि आगे आप लोगों की डिटेल्स आएंगी. So for it is just the introduction about the implants. I will be sharing a video on the group. आप लोग उसमें देख लीजिएगा. इसकी डिटेल्स आप लोग पढ़ेंगे. This is just an introduction. Among the properties, it has got inert, biocompatible and non-resorbable materials. Now the bone grows into their porous surface to make a strong bone. ये हम पढ़ें ceramic polymer composite implants. They are used for ridge augmentation for the ankylosis of temporomandibular joint. Temporomandibular joint के ankylosis में भी this material is used during the treatment. So second, this was last slide. जो अभी बताया, this one. सेकेंड ईयर इसी स्लाइड की मैं बात कर रही थी. मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि ये सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मटेरियल के बारे में. आप लोग डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे. बेसिकली polytetrafluoroethylene PTFE and vitreous carbon fiber composite, these are the materials which are used for ridge augmentation and during ankylosis of temporomandibular joint. And why they are used? Because they are inert, biocompatible and non-resorbable materials. Plus the bone grows into their porous surface to make a stronger bone. Bone उनकी जो porous surface होती है, these materials ceramic polymer bonds are quite porous. Bone इनके अंदर grow कर जाती है जिसकी वजह से वो इस structure को hold करके रखती है bone के अंदर. The process that I explained, osteointegration. Bhanu, do you get it? Bhanu, do you get it?
Bhanur. Okay, what did not you get? L- I explained this slide. Last two slides. ओके, लास्ट टू स्लाइड्स ये लोग, आप लोग आगे डिटेल पढ़ोगे, इसमें सिर्फ मटेरियल की कॉम्पोजिशन है. आगे गेट इट, मैं आप लोगों को यहाँ से बता देती हूँ. बायोएक्टिव एंड बायो ग्लास सिरेमिक्स, दो तरह के सिरेमिक्स भी यूज़ होते हैं इम्प्लांट मटेरियल के लिए, और इनकी कॉम्पोजिशन हैं जो आप लोग याद कर लीजिएगा. प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया था कि बायो ग्लास सरफेस जेल बना देता है जो बोन के साथ कनेक्टिव टिश्यू बना देती है, and it is brittle in nature. It is used for the coating of implants. नेक्स्ट आप लोगों को बताया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी कोटिंग करते हैं, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अबटमेंट भी यूज होता है ईडेंजुलस पेशेंट्स में. abutment is the second central part implant का जो आप लोगों को बताया था. It has high strength, high stiffness, bionet as well as tolerated by bone. It does not promote bone formation but has high corrosion resistance. ये आप लोगों के अगले लेक्चर में भी होगा रिपीट. नेक्स्ट आप लोगों को बताया था कि PTFE polytetrafluoroethylene and vitreous carbon fiber composite materials are used for ridge augmentation. रिज ऑगमेंटेशन ये होती है कि जिनकी रिजेस बिल्कुल रिजॉर्ब हुई हुई हैं उनकी रिज को हम बनाते हैं, ऑगमेंट करते हैं ताकि उसके ऊपर डेंचर या प्रोसेसेस लग सकें. सो रिज ऑगमेंटेशन के लिए PTFE विट्रियस कार्बन फाइबर कंपोजिट यूज होता है. ये किस लिए यूज होता है? क्योंकि ये इनर्ट है, बायोकम्पैटिबल है एंड नॉन रिजॉर्बेबल है. It grows into the porous surface to make a stronger bone. ये मटेरियल जो PTFE और विट्रियस कार्बन फाइबर कंपोजिट है, ये इतना पोरस होता है कि इसके अंदर बोन ग्रो कर जाती है, बोन इस मटेरियल के अंदर ग्रो कर जाती है, तो इस मटेरियल को स्टे करा के रखती है इनसाइड द स्ट्रक्चर and increases retention and support. I hope you get it. Okay, it will be explained again in the next uh, lecture. Okay, thank you second year. Allah Hafiz.